Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about cognitive learning part थर्ड। मैंने पहले भी इसके लिए 2 वीडियो बना चुकी हूँ मैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज ये पार्ट थर्ड है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में कुछ जानकारी ली थी कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो लर्निंग को इफ़ेक्टिव करते हैं। तो उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है वो है लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस भी किस प्रकार कॉग्निटिव लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। द फर्स्ट इज़ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व क्या है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि चलिए पहले ये बता दे रही हूँ मैं कि अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसमें जितने भी चैप्टर्स की वीडियो बना रही हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और प्लीज़ आप लोगों को किस टाइप के वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे, किस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिखें, ताकि मैं आप ही के अकॉर्डिंग वीडियो को बना सकूँ। तो चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यह है लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व क्या है देखिए। तो मैं बता दूं कि सीखने के दौरान जो है सो बार बार ट्रायल्स होते हैं। कोई भी चीज़ इंसान एक ही बार में उसे नहीं सीख सकता है, उसके लिए बहुत से ट्रायल्स होते हैं, एरर्स होते हैं। उसके बाद जो उसमें एक चेंजेस आता है, उसके व्यवहार में जो चेंज आता है, तो उस अंतर को हम लोग जानने के लिए शिक्षण वक्र की सहायता लेते हैं। ठीक है, इससे बहुत ही अच्छे ढंग से देखा जाता है। इससे उसके कार्य कुशलता को देखा जाता है कि सामने वाले के लर्निंग प्रोसेस में कितना जो है सो इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये लर्निंग कर्व की सहायता से हम लोग उसकी जानकारी लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ पर रेखा चित्र बनाकर व्यवहार में आए परिवर्तन को दर्शाना है। फिर इसमें एक ग्राफ के कागज़ पर एक प्रयासों को अंकित करना है। इसके बाद इस टॉपिक के बाद मैंने बनाई हुई हूँ, उसको आप देख लोगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मैं उसको दिखाऊंगी आपको। इस पर एक सीधी रेखा को व्यवहार में लेना है। फिर इसमें एक सीखने की मात्रा को स्पष्ट रूप से इसमें देखा जा सकता है। यह सीखने के ऋणात्मक मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट को क्लियरली इसमें आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट इज देखिए, अब मैं इधर आपके पास आ रही हूँ कि ग्राफ पेपर पे पहले एक आधार रेखा OX खींची जाएगी, जिसे एबेसिया लाइन कहते हैं। ठीक है, एबेसिया लाइन। फिर एक रेखा OY खींची जाती है, इसे ऑर्डिनेट लाइन कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। OY पर 3 प्रकार के शिक्षण वक्र बनते हैं। फर्स्ट, उत्पादन वक्र, आउटपुट कर्व। नेक्स्ट, समय वक्र, टाइम कर्व। नेक्स्ट, अशुद्धि वक्र। ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व पढ़ेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे सारे टाइप्स के लर्निंग कर्व का डायग्राम मैंने बना के यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी चलिए ठीक है ये। तो फर्स्ट क्या है? लाइनियर एक्सीलरेशन कर्व। तो ये क्या है? लाइनियर एक्सीलरेशन कर्व, ये देखिए क्या है। ये पहले तो एक वक्र है, एक तिरछी रेखा की तरह होती है। देखिए, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये एक तिरछी रेखा की तरह होती है। ऐसा वक्र मतलब बहुत कम पाया जाता है, और ऐसा वक्र तब बनता है जब सीखने के समय प्रत्येक प्रयास में, प्रत्येक ट्रायल्स में समान रूप में शिक्षण क्रिया होती है। मतलब बार बार जब भी आपको ट्रायल दे रहा है, उसमें शिक्षण की क्रिया जब एक समान चलती है, तब इस प्रकार के आपका जो कर्व बनते हैं। तो ग्राफ पेपर पे प्रयासों और कार्यकुशलता को एक लाइन के द्वारा तिरछी रेखा के रूप में ले ली जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व। ये नेगेटिव है,
पॉजिटिव में क्या होता है, अच्छा पॉजिटिव की चर्चा हम लोग चलिए आगे करते हैं। तो ये नेगेटिव है, इसमें आपका परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा 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 और फिर अचानक से धीरे धीरे ये नीचे आएगा। तो ऊपर जो जाना हुआ वो तो पॉजिटिव हुआ, बट ये जब नीचे आएगा तो हम लोग इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व कहते हैं। ये उस टाइम होता है जब सीखने की सबसे स्वाभाविक स्थिति को ये दर्शाती है। इस वक्र में शुरू के प्रयासों में सीखने की कार्यकुशलता बहुत ही तीव्र होती है और एक अवस्था विशेष के बाद सीखने की क्रिया में विशेष परिवर्तन नजर नहीं आते हैं। मतलब आप सीख रहे हो उसके बाद कोई चेंजेस ही नज़र नहीं आ रहे हैं। तब यह प्राणी के सीखने की वह स्थिति होती है जिसके बाद उसका सीखना संभव ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राणी की कार्य करने या सीखने की एक सीमा होती है, अतः जब इसके बाद भी एक प्रयास करने पर भी कार्यकुशलता में विशेष अंतर नहीं आता है तो कुछ हद तक ऊब और थकान भी प्राणी के कार्यकुशलता को विशेष शिक्षण को प्रभावित करने लगती है। कार्यकुशलता पर शिक्षण उस टाइम प्रभावित होने लगता है, जिस कारण से फिर हमारा परफॉर्मेंस लेवल जो है सो यहाँ से डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए आप देख सकते हो यहाँ से कैसे ये हाई हो रहा है, ऊपर जा रहा है, उसके बाद फिर ये यहाँ से नीचे आने के यहाँ से ये फिर नीचे डाउन आता जाएगा। द नेक्स्ट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व में क्या होता है, ये हमारा ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव में आप देख रहे हो कि ये कैसे ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से फिर ये इसी अवस्था में आ जाएगा। अगर ट्रायल्स ज़्यादा रहेंगे फिर ये यहीं पे आ जाएगा, तो मतलब हमारा प्रयास अच्छे से फिर ख़राब की ओर आ गया। लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है, ये हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है, इसमें डाउन ये फिर से नेगेटिव की ओर नहीं आता है। इसमें परफॉर्मेंस लेवल हमारा बहुत ही अच्छा होता है। शुरू में मतलब सीखने जो है सो सीखना हमारा, देखो आप शुरू में सीखना ये धीरे धीरे होता है, लेकिन तब वक्र धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। ये जो आप देख रहे हो पहले हमारा सीखने का ये जो डॉट्स है ना, ये सीखने के क्रम को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। पहले सीखने का क्रम जो है सो वो धीरे धीरे होता है, तब वक्र भी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, पर बाद में सीखने की गति तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब शुरू में किसी कारणवश कार्य को सीखने में कठिनाई होती है, या ये कठिनाई उस टाइम हो सकती है जब कार्य जो आपका हो सब फर्स्ट टाइम आपके सामने आया हो, उस टाइम भी ऐसा हो सकता है। पर एक बार कार्य को समझ लेने पर और अभ्यास हो जाने पर कार्य कुशलता में तेजी से वृद्धि होने लगती है। यह वक्र आरंभ में धीरे धीरे ऊपर जाता है और यह तीव्रता के साथ ही ऊपर जाता है, इसलिए इसे हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व कहते हैं, मतलब धनात्मक वक्र। इसके बाद देखिए, इसके बाद है शेप्ड कर्व। शेप्ड कर्व क्या है, ये एस आकार का होता है। ये जो शेप्ड कर्व है, ये आप देखो इस डायग्राम में एस के जैसा ये बनता जा रहा है, इसलिए इसे हम लोग एस शेप्ड कर्व भी कहते हैं। ठीक है, जब शुरू में धनात्मक और ऋणात्मक शिक्षण प्रभाव एक साथ नज़र आता है इस कर्व में, ये मतलब स्टार्टिंग में ऋणात्मक ये वक्र के रूप में होता है, लेकिन बाद में धनात्मक परिवर्तन इसमें साफ साफ नज़र आने लगता है। ठीक है, इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी होती है, इसके बाद सीखने की गति बढ़ती है, लेकिन अंत में फिर से सीखने की गति में कमी आ जाती है। ठीक है, जो फिर ये कमी आते आते ये नीचे की ओर आएगी, तो इसलिए ऐसे कर्व को हम लोग एस कर्व कहते हैं, एस शेप्ड कर्व। तो ये तो हमारा था कितने टाइप्स के कर्व है, ठीक है, जिससे आप कॉग्निटिव लर्निंग के परफॉर्मेंस को देख सकते हो। तो दोस्तों ये इस मेथड के ज़रिए हम लोग कॉग्निटिव लर्निंग को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना सकते हैं।
समझ भी सकते हैं कि सामने वाले के परफॉर्मेंस में क्या इंक्रीजमेंट हो रहा है, कैसा डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इस कर्व से बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को सामने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए, हम लोगों ने जैसा कि समझ चुकी हूँ मैं और आपको भी समझा चुकी हूँ कि इस कॉग्निटिव लर्निंग क्या है। लास्ट में मैं फिर से एक बार इसे डिफ़ाइन करती हूँ। कॉग्निटिव लर्निंग शिक्षण मतलब जो है सो ये एक पूर्ण मानसिक प्रक्रिया है। कॉग्निटिव लर्निंग इज़ द होल मेंटल प्रोसेस और ये जन्म से मृत्यु तक चलती है। इसमें मानव मस्तिष्क एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की जैसे काम करते हैं, यानी सीखने के बातें मस्तिष्क में इनपुट हो जाती है। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार की जो है सो प्रक्रियाएं होती हैं। फिर सीखी बातें नज़र मतलब आउटपुट होती है। पहले इनपुट होती है, फिर इसके बाद आउटपुट होती है। सीखने के दौरान प्राणी के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। सीखने के अभ्यास, अनुभव और परिपक्वता इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सीखने की प्रक्रिया विभिन्न विधियों द्वारा होती है, क्योंकि सीखना कभी भी एक बार में नहीं होता है। सीखने के दौरान बहुत तरह के ट्रायल्स एंड एरर्स होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा प्रैक्टिकल्स में। सीखने की विधियों की उपयोगिता विषय वस्तु के ऊपर निर्भर करती है कि टॉपिक जो हम लोग जिस चीज़ को सीख रहे हैं वो वस्तु कितना उस पर कितने उस इंसान की पकड़ है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया विभिन्न तरीकों से प्रभावित होती है। जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव कॉग्निटिव लर्निंग पे बहुत हद तक पड़ता है। सीखना एक प्रक्रिया है, इसे शिक्षण वक्र के द्वारा हम लोग माप सकते हैं और इसके द्वारा हम लोग इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव रूप से देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हमारा कॉग्निटिव लर्निंग का पार्ट 3 भी वीडियो पूरा हो चुका है। आप लोग इसको देखने के बाद प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपसे मोटिवेट हो कि आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं और उसे बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं, जैसे कि बिल्कुल क्लास में, कॉलेज में आप लोगों के सामने एक प्रोफेसर आप लोगों को समझाते हैं। शायद क्लास में भी आपको इतना डिटेलिंग में ना समझा पाए क्योंकि उन लोगों के पास टाइम लिमिट होता है, बट मैं यहाँ इस प्रोसेस से आपको बता रही हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें अचीव कर सकें। तो दोस्तों, इससे फिर से मैं बताऊँगी कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।